हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हमने स्पर्म का फिगर यानी शुक्राणु का फिगर पहले ही ड्रा कर दिए है। अब इसके बारे में हम समझते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले बात आता है कि शुक्राणु होता क्या है। कोई भी पूछ सकता है शुक्राणु होता क्या है, स्पर्म क्या है। तो स्पर्म एक नर जनन कोशिका है जो मादा के अंडाणु के साथ निषेचन की क्रिया करके एक नया जीव या एक नया संतान बनाता है। अब समझते हैं जो शुक्राणु होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है हेड, यानी शुक्राणु को हमने बताया तीन भागों में बांटा गया। पहला हमारा होता है हेड जिसको बोलते हैं सिर। दूसरा हमारा होता है मिडिल पीस या मिडिल पार्ट, मिडिल पीस। और तीसरा हमारा होता है टेल, ये इसको इंड पीस भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मध्य भाग, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य भाग, मध्य भाग। आप समझते हैं जो हमारा सिर होता है, मिडिल भाग होता है, टेल होता है, इन तीनों के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हमारा सिर हुआ, सिर में सबसे पहले हमारा जो पहले सबसे ऊपर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम का कार्य होता क्या है। एक्रोसोम का कार्य समझो जैसे ये कोई हमारा मादा का अंडाणु हो गया और ये एक स्पर्म हो गया। ठीक, ये एक स्पर्म हो गया। अब होता क्या है, स्पर्म में जो यहाँ पे हमारा एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम इस अंडाणु की जो हमारी अंडाणु में परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं बाहरी आवरण, या उसका नाम होता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक, ये जो बाहरी अंडाणु की जो बाहरी परत होती है, ये एक्रोसोम इस परत को तोड़ने का कार्य करता है। इस एक्रोसोम में एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एक्रोसिन, या फिर एक दूसरा एंजाइम होता है उसी में जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेस। इसमें दो एंजाइम होता है, हम लिख दे रहे हैं। पहला एंजाइम हमारा होता है एक्रोसिन, पहला एक्रोसिन, और दूसरा हमारा होता है हाइलुरोनिडेस। ये जो दो एंजाइम होते हैं वो इस एक्रोसोम में पाए जाते हैं। इसी एंजाइमों के कारण ये एक्रोसोम क्या करता है, इस जोना पेलुसिडा आवरण को तोड़ देता है, जिसके बाद ये जो हमारा स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसका केवल इतना भाग यानी सिर वाला भाग, केवल ये इतना सिर वाला भाग ही अंदर जाता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया करके जाइगोट बनाता है। समझ में आया। एक्रोसोम इस परत को तोड़ता क्यों है, क्योंकि इसमें एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम पहला हमारा एक्रोसिन और दूसरा हमारा हाइलुरोनिडेस। ये दो एंजाइम पाए जाते हैं। अब उसके बाद समझते हैं, एक्रोसोम हो गया हमारा, फिर आता है केंद्रक। ये हमारा क्या होता है, केंद्रक। इस केंद्रक में क्या होते हैं, जब पिता के जितने सारे लक्षण होते हैं, यानी उनके गंजेपन का, टकलेपन का, या फिर हाइट कम होना, जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण इस केंद्रक में रहते हैं। इस केंद्रक को गुणसूत्र बोलते हैं, यानी इसमें गुणसूत्र होते हैं। उन गुणसूत्रों में एक पिता के सारे लक्षण होते हैं। और लक्षण जाते कितने हैं, तो इसमें क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 हमारा क्या होता है, 22 हमारा होता है ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम, और एक होता है हमारा, यानी ये जो होते हैं 22 ऑटोसोम और एक होता है लिंग गुणसूत्र। तो दोनों मिलाए कितने हुए, 23 गुणसूत्र हुए। यही 23 गुणसूत्र जब फीमेल के अंडाणु के साथ निषेचन क्रिया करता है तो मेल का 23 और फीमेल का 23 दोनों मिल के 46 गुणसूत्र बन जाते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति या एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। कभी कभी क्या होता है कि इन गुणसूत्रों में
23 की जगह 22 हो जाता है या 23 की जगह 24 हो जाता है। जब गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं तो उनमें भिन्नताएं होती हैं, भिन्नताओं के कारण जीन जो जीव का जीन होता है उनमें चेंजेज होता है। जब जीन में चेंज होता है तो जीव के बॉडी या शरीर में भी चेंजेज आते हैं। फिलहाल उसको हम आगे बताएंगे। तो हमारा केंद्रक समझ में आया। केंद्रक में क्या होता है, जितने भी पिता के लक्षण होते हैं वो सभी के सभी संतान में जाते हैं लगभग। आगे फिर ये समझे हम मिडिल भाग, हमारा मिडिल पीस क्या होता है। मिडिल पीस का कार्य, इसमें क्या होता है, जो हमारी माइट्रोकांडिया होती है, मिडिल पीस का कार्य यानी मिडिल पीस में जो हमारी ये माइट्रोकांडिया पाई जाती है। मध्य भाग होता क्या, यह सर्पिलाकार और बेलनाकार होता है। बेलनाकार का मतलब ये जो है एक डंडे के आकार का यानी एक बेलने के आकार का, और इसमें जो ऐसे ऐसे ये है इसको हम सर्पिलाकार बोलते हैं। तो इस सर्पिलाकार में हम देखते हैं इसमें क्या है, हमारा माइट्रोकांडिया है। और इस माइट्रोकांडिया क्या करता क्या है, वह इस पूरे शुक्राणु को एनर्जी देता है गति करने के लिए, ताकि वह गति करके फीमेल के अंडाणु के पास जाके निषेचन की क्रिया कर सके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, यहाँ पर हम स्पर्म का भी पावर हाउस कह सकते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है वह भी एक कोशिका ही है। उसके बाद आते हैं इंड पीस पे। इंड पीस में हमारा होता क्या है, पूंछ होता है। पूंछ का कार्य क्या होता है, ये जो पूंछ होती है इस पूंछ का कार्य केवल होता है गति करना। जब पूंछ में ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ये गति करेगी, जिसके कारण स्पर्म जो है वो आगे बढ़ते हैं, यानी जो फीमेल के अंडाणु तक पहुंचते हैं इस पूंछ की मदद से। अब बीच में आता हमारा क्या होता है, सेंट्रियोल, यानी जिसको हम बोलते हैं तारक केंद्र। जब ये स्पर्म इस फीमेल के ओवम में जाता है तो इस सेंट्रियोल के बाद, यानी सेंट्रियोल के बाद जितने भी भाग है वो सभी के सभी बाहर रह जाते हैं, यानी मध्य भाग और ये जो पश्च भाग हमारा ये पूंछ वाला भाग, वो क्या होता है, बाहर रह जाता है। केवल ये सिर का भाग और ये जो हमारा होता है तारक केंद्र, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, ये इतने भाग इस ओवम के अंदर जाते हैं। अब सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है, सेंट्रियोल भी जाए, इच्छा होती है कि सेंट्रियोल भी न जाए, लेकिन सेंट्रियोल कार्य करता क्या है, वह जब ये दोनों आपस में मिलकर जायगोड बनते हैं तो इनमें लगातार जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं वो इस सेंट्रियोल की वजह से ही कोशिकाएं विभाजित होती हैं। इस सेंट्रियोल का महत्वपूर्ण योगदान होता है कोशिकाओं के विभाजन के लिए। यानी युग्मनज जब वृद्धि करता है, जब विभाजन होता है धीरे धीरे, तो उसमें ये हमारा सेंट्रियोल महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये तो हो गया इसके जितने भी पार्ट हैं उसके नाम और उसके कार्य। अब बात आता है कि इसका आकार कितना होता है, यानी ये कितना लंबा होता है। तो पूरा जो हमारा स्पर्म होता है, यानी जो पूरा ये हमारा क्या है, एक हिसाब से समझो, ये जो हमारा पूरा स्पर्म है, ये पूरा स्पर्म हो गया। इस पूरे स्पर्म की लंबाई कितनी होती है, लगभग आप मान के चलो 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है। 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है इस पूरे स्पर्म की लंबाई। अगर हम बात करें केवल इसके सिर वाले भाग की लंबाई की, तो जो इसका सिर का लंबाई होता है वो हमारा होता है कितना, 5 से 6 माइक्रोमीटर। 5 से 6 माइक्रोमीटर वो केवल इस सिर वाले का लंबाई होता है। और अगर इसकी लंबाई बात करें यानी मध्य भाग का, तो ये मध्य भाग भी हमारा 5 से 7 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है, 5 से 7 माइक्रोमीटर। अब बात आती है हमारी जो ये पूंछ होती है, पूंछ की लगभग मान के चलो कि आप 40 से 50, कितना होता है, 40 से 50 माइक्रोमीटर। ये होता है स्पर्म की लंबाई। यानी जो इसका हेड होता है, हेड 5 से 6 माइक्रोमीटर, और जो ये हमारा होता है क्या, मिडिल पीस यानी मध्य भाग होता है 5 से 7 माइक्रोमीटर, और जो हमारा टेल होता है वो होता है 40 से
50 माइक्रोमीटर। अगर टेल 40 माइक्रोमीटर हुआ तो हमारा हेड वाला भी भाग 5 माइक्रोमीटर और हमारा मध्य भाग भी 5 माइक्रोमीटर, लगभग 50 से 60 माइक्रोमीटर इसलिए लिखा जाता है कि लगभग कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्पर्म के बारे में। अब समझते हैं स्पर्म बनता कैसे और कहाँ से बनता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्पर्म बनता है वो कहाँ पे होता है, वृषण कोश में, ठीक। जैसे जो एक नर जात का जीव है उसके दोनों पैरों के बीच एक लटका हुआ उभार सी संरचना दिखाई देती है जिसको हम अंडकोश या वृषण कोश के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं यानी टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने होते हैं ये, एक जोड़ी होते हैं। अगर अब हम इस वृषण का अनप्रस्थ काट करके देखेंगे, मान लो ये हमारा क्या हो गया, एक वृषण हो गया और इसको हमने ऐसे ऐसे काट दिया, ठीक। अब इस वृषण को हम अगर ऐसे काट के देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ऐसी ऐसी पालियां बनी रहती हैं। क्या होती हैं, पालियां बनी रहती हैं। इन पालियों क्या कहते हैं, वृषण पालिका। इनको क्या बोलते हैं, वृषण पालिका, वृषण पालिका। और इन वृषण पालिकाओं की संख्या कितनी होती है, एक टेस्टिस में लगभग ये कितना होते हैं, 150 से 200 वृषण पालिकाएं होती हैं एक टेस्टिस में। अब इस वृषण पालिका में क्या होती हैं, 2 से 3 क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं। 2 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिका। क्या होती हैं ये, शुक्रजनक नलिका। अब शुक्रजनक नलिका क्या होती है, 2 कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कितनी कोशिकाओं से, 2 कोशिकाओं से। तो पहला हमारा होता है शुक्रजनन कोशिका, पहला होता है हमारा शुक्रजनन कोशिका यानी सेल, और दूसरा हमारा होता है कौन, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। जो पहली हमारी शुक्रजनक कोशिका होती है वो क्या करती है, वो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, क्या वो शुक्राणुओं का जन्म करेगी। लेकिन जो ये दूसरा हमारा सर्टोली सेल होता है वो क्या करती है, वो इन शुक्राणुओं को भोजन देती है ताकि वो अच्छे से जीवित रहे, अच्छे से अपना सर्वाइव कर सके। जब यहां से शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनने के बाद कहां पे जाता है, हमारा अधिवृषण में जाता है। जैसे ये हमने क्या हुआ यहाँ बताया टेस्टिस, यहाँ पे अब समझो फिर से एक बार, हमने बताया कि जो एक नर जात में एक दोनों पैरों के नीचे उभार हुआ संरचना, लटका हुआ संरचना दिखाई देती है जिसको हम अंडकोश या वृषण कोश बोलते हैं। और उस वृषण कोश में क्या होता है, हमारा एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी। और अगर हम उस वृषण का अनप्रस्थ काट करके देखेंगे तो उनमें क्या होती है, 150 से 200 पालियां पाई जाती हैं और उन पालियों को हम क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। और उस वृषण पालिका में 2 से 3 हमारी शुक्रजनक नलिका होती है, यानी 2 से 3 क्या होती है, नलिकाएं होती हैं जिनको हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। और वो जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं वह 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहला हमारा होता है शुक्रजनन कोशिका, दूसरा होता है हमारा सर्टोली कोशिका। तो शुक्रजनन कोशिका क्या करती है, वह शुक्राणु का निर्माण करती है, और जो हमारी ये सर्टोली सेल होती है ये क्या करती है, ये उन शुक्राणुओं को भोजन देती है। जब यहाँ से शुक्राणु बन जाता है तो इस वृषण से क्या जाता है, कहाँ पे, सीधा एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में, यही बगल में रहता है। ऐसे क्या जाएगा, अधिवृषण में। फिर अधिवृषण से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये शुक्रवाहिनी से, फिर शुक्रवाहिनी से धीरे धीरे ये क्या होगा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सबके समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम अगले वीडियो में आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें।